आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं रीजंस एंड असर्शन वाले क्वेश्चन, यानी वो क्वेश्चन जो 9th 10th 11th 12th हर क्लास में आ रहे हैं। एमसीक्यूज में हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हम रीजन असर्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं सही। बिल्कुल, तो ये एक बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि रीजन असर्शन वही बच्चा कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज उस टॉपिक की होगी, क्योंकि हर चैप्टर में रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब असर्शन रीजंस करने के लिए आपको इनका प्रॉपर फॉर्मेट बताना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी में से ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे अब डिस्प्ले हो रहा होगा एक पेज, उसमें मैं एबीसीडी बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। देखिए, ए हमेशा होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बी हमेशा यही होता है, both assertion and reasons are true and R is not the correct explanation of A. C भी हमेशा यही होता है, assertion A is true but reason R is false. And D भी हमेशा यही होता है, assertion A is false but reason R is true. आप एक बात नोट करिए, इसके अंदर ये चार ऑप्शन है और इन चार में से केवल एक ही जगह पे है, देखिए रीजन R is false। इसके अलावा कहीं पर भी आपको R is false वाला नहीं मिलेगा। तो जब भी आप असर्शन रीजन अटेम्प्ट करेंगे तो कभी आपको ऐसा लगे कि जो रीजन वाली लाइन है वो गलत लिखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे फिर चेक नहीं करना ए बी सी डी में से कहां पर है वो, आपको पता होना चाहिए सी वाले में ही रीजन आर फॉल्स होता है। तुरंत लगाइए और आगे बढ़िए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो ए बी सी डी है ना, इनका सीक्वेंस ये कभी बदलता नहीं है, इनका सीक्वेंस हमेशा सेम रहता है। आपको इनके सीक्वेंस पता होने चाहिए स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी, ताकि जब आप क्वेश्चन करने पे आए तो आपको केवल वो दोनों लाइनें पढ़नी है एक बार, रीजन और असर्शन वाली। जैसे ही आप लोग उन दोनों को पढ़ेंगे आपको आधा क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि कौन सा वाला आंसर होगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इनको अटेम्प्ट कराया जाता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे। सबसे पहला जो एग्जांपल हमने लिया है उसमें असर्शन और रीजन मैंने दोनों लिख दिया आपके लिए। असर्शन कहता है इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780 एंड देयर एचसीएफ इज 17 देन देयर एलसीएम इज 340। ओके, और रीजन कह रहा है एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। अब बताना ए बी सी डी यानी एमसीक्यू कौन सा सही होगा इसमें से। देखिए पहले तो पता लगाइए, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है, यानी कि एचसीएफ इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला फॉर्मूला हमें मालूम था, तो मैं लिख देता हूं 5780, जिसमें एचसीएफ की वैल्यू 17 देगा तो LCM देखते हैं 340 ही आएगा क्या। तभी तो चलेगा पता कि LCM हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए 17 से जाएगा ये 3 बार 51 और ये 68, 17 4 68 और ये 0। हाँ तो ठीक है, LCM आ रहा है हमारा 340 जो कि इसने बोला था, यानी कि असर्शन इज ट्रू। ओके, अब जरा रीजन चेक करते हैं। एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। क्या एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है? यस, हमेशा। क्योंकि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ढूंढते हैं तो आपने कभी ध्यान दिया, पहले आप जो वैल्यूज कॉमन होती हैं पहले आप वो सब में से निकाल लेते हैं, वही एचसीएफ होता है। फिर बची हुई सारी वैल्यूज को आप एलसीएम के लिए लिख देते हैं। तो एचसीएफ तो एलसीएम के अंदर हमेशा होता ही होता है, यानी हम ये कह सकते हैं असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। जो एमसीक्यू होते हैं चार ऑप्शन हमारे, उन चारों में ए और बी ये दोनों सही की बात बता रखी होती है। तो अब आंसर या तो ए होगा या बी होगा। लेकिन चेक करिए क्या इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या इसी की मदद से ये ट्रू हो रहा है? नहीं, ये ट्रू हो रहा है इस फॉर्मूले की मदद से। अगर उसने रीजन में एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला फॉर्मूला आपको लिख के दिया होता, तब हम कहते हैं हाँ ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। लेकिन अब हम कह सकते हैं ये बात भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, जिसमें लिखा हुआ है assertion and reason are both true but reason is not the correct explanation of assertion। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है मैंने। इस बार असर्शन दिया है if the coordinates of midpoints of sides AB and AC of triangle ABC are D and E, then BC is equal to 20 units। Okay, और फिर रीजन दे रहा है the line joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to third side and equal to half of it। पढ़ी होगी ये थ्योरम आपने, ये थ्योरम तो हमने पढ़ी हुई है
कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगी ना, वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। ये रहा ए बी सी। ए बी का मिड पॉइंट डी दिया है यहाँ पर 3,5, ऐसे यहाँ पर ई दिया है और उसके हैं -3, -3। अब जरा चेक करें, इसने बोला इन दोनों को ज्वाइन कर दें अगर मिड पॉइंट्स को, ये लाइन इसके पैरेलल भी होती है और यही वाली इसकी आधी भी होती है। तो इसने BC की वैल्यू पूछी है, 20 आनी चाहिए। ये 20 तभी आएगी जब ये 10 आ रही हो। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से हम DE निकालने की कोशिश करें। ये -3 यानी 3 + 3, 6 का स्क्वायर यानी 36, और 5 -3 यानी 5 + 3 8 का स्क्वायर 64, जो कि आ गया 100 यानी कि 10। तो DE की वैल्यू 10 आ गई है, तो ऑटोमेटिकली BC की वैल्यू 20 ही आएगी। तो हम कह सकते हैं असर्शन सही है, और रीजन तो पहले सही था, हमें पता है थ्योरम है वो। तो यानी कि दोनों सही होने का मतलब फिर से ऑप्शंस में A B C D में से A या B में से ही कोई आंसर होगा। तो क्या आपने इसको ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। यानी फिर आंसर क्या होना चाहिए ABCD में से? ए, क्योंकि A में ही लिखा रहता है बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, असर्शन दिया है कि sin थीटा = 4/3 इज नॉट पॉसिबल, और जो रीजन दिया है वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जरा सोच के देखिए, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और हाइपोटेन्यूज की 3। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? क्योंकि हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड, ये बिल्कुल सही है। हाइपोटेन्यूज हर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है, और अगर वो सबसे बड़ी साइड है तो नीचे वाली वैल्यू छोटी कैसे है परपेंडिकुलर से? तो ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही है। साइन थीटा में ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए थी। तो ये भी सही है कि साइन थीटा = 4/3 पॉसिबल नहीं है, और ये भी सही है, और इसी की मदद से हम ये पता लगा पा रहे हैं, यानी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही भी हैं, तो ऐसा तो केवल और केवल ए वाले केस में ही होता है। लगा दीजिए टिक और आगे बढ़ जाइए। अगले में असर्शन में हमसे बोला पॉइंट 0,6 लाइज ऑन y एक्सिस, और रीजन हमसे दे रहा है द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। क्या ये सही है? x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे 0 होता है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाते हैं तो इस एक्सिस पे आप कहीं भी चेक कर लीजिए, कोई भी पॉइंट, यदि ये 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ऐसे नीचे 0,-1, 0,-2, 0,-3, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 चलता है, तो ये बिल्कुल सही है। और पॉइंट 0,6 लाई ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वाई एक्सिस पे ही होगा वो पॉइंट। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और क्या आप इसी की मदद से इसको कर पा रहे हैं? यस। तो रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी हम कह सकते हैं। तो वो तो ऑप्शन ए ही होता है, सही बात है ना? चलिए आगे देखें। अगले में हमसे कह रहा है कि 1/0 ऑफ px, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k = 2। अब ये सही है या नहीं, वो तो सॉल्व करने के बाद ही चलेगा पता। लेकिन इसके बारे में देखा रहा है, इफ x - अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ fx देन अल्फा इज अ 0 ऑफ fx। क्या आप सहमत हैं? मैं तो सहमत हूं इस बात से। अगर x - अल्फा फैक्टर है fx का, तो इससे जब हम fx यानी पूरा जो पॉलिनोमियल जो भी होगा उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, तभी तो उसका एक 0 कहा जाएगा। 0 क्या होता है? ऐसी वैल्यू x की जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो ये सही है, पर क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? इसका तो इससे कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो एक 0 को दूसरे का रेसिप्रोकल कहा गया है, और यहाँ पर फैक्टर की बात चल रही है। तो ये सही है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। लेकिन अब ये सही है कि नहीं है तभी चलेगा पता हमें आंसर क्या होना चाहिए। चलो चेक करें। नॉर्मली हम जीरोस को अल्फा और बीटा मानते हैं, तो एक 0 अगर अल्फा ले लिया तो दूसरा 0 बीटा लेने की जरूरत नहीं है, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी एक अगर अल्फा हो गया तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, इस तरीके से। और चेक करिए, इन दोनों की मदद से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला यूज करें कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, तो इक्वेशन के हिसाब से वो C/A हुआ करता था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है। हाँ बिल्कुल सही है। तो C/A का मतलब देखिए, C हुई है पूरी टर्म, यानी 4k/a हुआ हमारा k² + 4, यहाँ दोनों कट ही गए यहाँ पर से। तो चेक करें, ये इधर आ गया तो k² + 4 की वैल्यू आई 4k।
अब आप इसको इधर ले आए, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये जो है ना k माइनस 2 का होल स्क्वायर है पूरा, तो इससे k की वैल्यू 2 ही तो आ रही है जैसा उसने कहा था, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो आंसर बोलिए 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 कौन सा आना चाहिए? बी। बी वाले में होता है कि दोनों सही हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए अगला देखें। इस बार असर्शन में हमसे कहा है अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 है तो ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 5 यूनिट्स होगी। चलिए, और रीजन में दिया हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है और हम सब जानते हैं कि ये बिल्कुल सही है। चलिए इसको देखते हैं। tan थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और बेस होना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं तो ये परपेंडिकुलर यानी 3k ले लेते हैं और बेस को 4k ले लेते हैं, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमको पता होना चाहिए। 3 4 के साथ में ये 9 हो गया और ये 16 यानी 25 का स्क्वायर रूट ये पाइथागोरस के हिसाब से 5 ही आता है, तो वही तो बोल रहा है वो 5 यूनिट्स। तो हमने देखा कि ग्रेटेस्ट साइड जो है ट्रायंगल की 5 ही आ रही है, यानी कि हाइपोटेनस 5 ही आ रही है। और आई किसकी मदद से? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, यानी ए भी सही है, आर भी सही है और आर ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ऑप्शन सही वाला कौन सा होना चाहिए? ए। और टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला देखते हैं। अब इस बार सेक्शन में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है। हमसे कह रहा है कार्ड नंबर्ड 1 2 3 4 अप टू 15 आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्स्ड थॉरोली। फिर एक कार्ड निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी बताइए इवन नंबर की 1/2 होगी क्या? और रीजन में बोला है फॉर एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी जो होगी ना ई की वो 0 से बड़ी या उसके इक्वल होगी और 1 से छोटी या उसके इक्वल होगी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में कि ये बात बिल्कुल सही है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 तक ही रहती है, तो आर इज करेक्ट है। अब इसका पता लगाना पड़ेगा। देखिए, अब ये बात तो आपको पता होगी ना कि 1 से लेके 100 तक के अगर नंबर है हमारे पास तो उसमें 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं, यानी आधे आधे हो जाते हैं ना ऑड इवन। अब 1 से लेके 15 तक में इवन नंबर, हाँ समझ नहीं आ रहा कुछ, क्योंकि अगर 1 से लेके 14 तक होता है ना तो 7 हो जाते ऑड और 7 ही हो जाते इवन, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 7/14 लिख पाते तो 1/2 आती। अब जरा बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की क्या आएगी? देखिए यहाँ पर इवन कितने होंगे? 2 4 6 8 10 12 और 14, यानी 7 तो हो गए इवन नंबर्स और टोटल कितने दिख रहे हैं हमको? 15। अब आप पता लगा लीजिए कि क्या इस 15 की वजह से 1/2 आएगा? नहीं। तो हम कह सकते हैं ना कि असर्शन इस बार गलत है, और असर्शन गलत केवल और केवल एक ही ऑप्शन में होता है, वो ऑप्शन कौन सा होता है? डी। तो डी वाला ही सही है कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है ना? बढ़िया क्वेश्चन। चलिए आगे देखें। इस बार असर्शन रीजन में आ रहे हैं ट्रायंगल्स के क्वेश्चन, लेकिन जरा पढ़िए फिर आप पता लगाइए कि क्या ये सही मायने में 10th क्लास का क्वेश्चन है। हमसे एक ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है सी पे, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसी का स्क्वायर आएगा क्या? वो तो क्या करके देखना पड़ेगा, अभी नहीं बोल सकते कुछ, ठीक है। एक और रीजन ने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बी पे है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी कि नहीं करेगी? राइट एंगल बी पे हो अगर तो ये एसी होंगे इस तरीके से, चेक करिए इसके 90 के सामने एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाँ ये ट्रू है, ये सही है। यहाँ पे आते हैं, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ही आएगा, इज इक्वल टू आना चाहिए एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, लेकिन हम जानते हैं वो आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस यानी दोनों साइड इक्वल होंगी, तो एसी का स्क्वायर प्लस आप इस बीसी को भी एसी का स्क्वायर ही लिख सकते हो, जिसकी वजह से ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर यानी ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए, यानी ये भी ट्रू ही है, ये असर्शन भी सही है, ये रीजन भी सही है। और क्या इसी की मदद से आपने ढूंढा? देखिए पाइथागोरस तो लगाई थी मैंने, वही चीज बता रखी है इसने, तो हाँ कह सकते हैं रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये भी सही, ये भी सही और ये सही एक्सप्लेनेशन है इसका। ऐसा किसमें होता है? ए ऑप्शन में, तो है ना बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। इस बार फिर से असर्शन रीजन सिमिलर ट्रायंगल्स का है, और इस बार कह सकते हैं कि 10th क्लास का ही है। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए पहले क्या कर रहा है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। जो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे? अब आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था। एक ट्रायंगल ये छोटा सा और ये बड़ा सा सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो क्या दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे? जवाब दीजिए इस बात का।
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे? नहीं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि दोनों ऐसे मिरर इमेज होनी चाहिए दूसरे की। तो ये लग रहा है आपको? नहीं। तो हम कह सकते हैं कि चलिए ये तो गलत है, असर्शन इस बार गलत है। अच्छा, क्या इतना ही करके हम आंसर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि असर्शन गलत केवल एक ही ऑप्शन में होता है, डी वाले में। तो डी पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं इसको चेक किए बिना। लेकिन तभी जब आप इसको बिल्कुल पक्के हों, क्योंकि इसको अच्छा वैसे चेक करने तो आना चाहिए ना हमको, ये क्या स्टेटमेंट बोली है, क्योंकि किसी और क्वेश्चन के अंदर आ गई तो हमें पता तो होना चाहिए कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखिए रीजन में दिया हमको, अगर एरिया दो सिमिलर ट्रायंगल्स के इक्वल हो तो क्या वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? चलिए देखते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम जानते हैं ना कि अगर एबीसी और पीक्यूआर की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, क्या होता था थ्योरम के हिसाब से? साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो आता है फिर इक्वल में। तो एक आएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर, इक्वल आएगा बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर के स्क्वायर के, और यही इक्वल आएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर के स्क्वायर के। ये हमारी थ्योरम थी। देखते हैं इससे ये कैसे होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन्हें काट दें, यहाँ 1 आ गया। यहाँ बनाने का मतलब जब ये रेशियो को इक्वल लेंगे 1 के तो ए बी इक्वल आ गया, देखिए पी क्यू के। फिर यहाँ से जब इस वाले को 1 के इक्वल लेंगे तो बी सी इक्वल आ जाएगा क्यू आर के, ऐसे ही ए सी इक्वल आ जाएगा पी आर के। तो अगर ये दो ट्रायंगल्स थे ए बी सी पी क्यू आर, तो ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, यानी कि बिल्कुल दोनों मिरर इमेज हो जाएंगी दूसरे की। तब हम कह सकेंगे कि हाँ कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये ट्रू होगा। लेकिन ये फॉल्स है, तो ऐसा केस तो एक ही होता है, डी ऑप्शन। तो डी पे टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस बार हमको सर्कल का क्वेश्चन मिला है एक्सटेंशन रीजन में। हमसे कह रहा है दो टेंजेंट अगर किसी सर्कल में बने एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो इक्वल एंगल्स बनाएंगी सेंटर पे। रीजन में दिया है अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत दूर दूर बातें हैं, इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पैरेललोग्राम चल रहा है, वहां सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्या ये अपने आप में सही है? बिल्कुल, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भाई, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बनाया जाए तो क्या वो पैरेललोग्राम जो होगा वो रोम्बस होगा? यस, बिल्कुल होगा। तो ये सही तो है, आपको एनसीईआरटी ध्यान होनी चाहिए अपनी, सही तो है ये। जब इसको पता लगा लेते हैं सही है कि नहीं है। देखिए ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, अगर एक यहाँ से बने टेंजेंट और एक ये देखिए ये बन गया एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, तो हमें पता है सेंटर जब हम इनको ज्वाइन करते हैं ना तो एंगल 90 होते हैं। उसने हमसे कहा जब ये दो टेंजेंट बनेंगी तो क्या इन दोनों टेंजेंट से सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल होंगे? अब वो तभी चलेगा पता जब आप इसको ज्वाइन करोगे। तो देखिए एक एंगल तो ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं? यस, दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों हम कॉन्ग्रुएंट कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ऐसा होता है केवल ऑप्शन बी में। सही बात है। देखिए हर एफएसएन रीजन को करने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉमन हो, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाता है। खासतौर पर बच्चे उन क्वेश्चन में बहुत परेशान रहते हैं जो ऐसे लैंग्वेज में लिखे हुए आते हैं। इसीलिए मेरा मोटिव है आपको मैं समझा सकूं कि किस तरीके से पहचानना है। सबसे पहला स्टेप वही है, ए बी सी डी आपको रटे हुए होने चाहिए। ए में क्या होता था, बी में क्या था, सी में क्या था, डी में क्या था। क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। सी और डी तो अक्सर काम कर जाते हैं, क्योंकि एक में एक ट्रू होता है, एक में एक फॉल्स है, एक में एक फॉल्स होता है, एक में एक ट्रू होता है। चलिए आगे बढ़े। इस बार स्टैट्स का क्वेश्चन आया है एक्सट्रैक्शन रीजन में। हमको एक टेबल दी है और कह रहा है कि मीन जो है 20 आएगा। अच्छी बात है, कि सही है या गलत है वो तो सॉल्व करने के बाद ही चलेगा पता, लेकिन रीजन पे नजर डालिए एक बार। रीजन में दिया मीन इज इक्वल टू ये पूरा, क्या आपको लगता है सही है? नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला तो मोड का होता है और यहाँ मीन लिखा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सही नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, अगर आपको वो चारों ऑप्शन पता है तो केवल एक ही ऑप्शन होता है जिसमें रीजन फॉल्स दिख रहा होता है, वो क्या होता है? सी ऑप्शन। तो मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि आप एक बार दोनों को पहले देख लें, इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको पहले सॉल्व कर लें और फिर इसको देखें, फिर डिसीजन लें कि ये गलत है। टाइम खराब ही तो हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमको चल गया ये पता कि ये गलत है, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन होता है जिसमें ये गलत होता है, और वो सी ऑप्शन है। रीजन फॉल्स है, एसएसएन कुछ भी हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता उससे। क्यों? क्योंकि फॉल्स वाली कैटेगरी एक ही होती है, बस सी वाली। तो इसको चेक ना करें, टाइम बचेगा आपका, दिमाग लगाएं अपना। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दे रखी है हमको कि जब इससे चल रहा है पता, इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ठीक है ना। इस वीडियो के लिए इतना काफी है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपकी एसएसएन रीजन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, लेकिन थोड़ी सी हेल्प हमारी भी करिए, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए अपने, ताकि बहुत से बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। बहुत से बच्चों को तो एसएसएन रीजन करने आते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एसएसएन रीजन नहीं कर पाते। तो उन तक इन वीडियोस को पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब अगर कोई और टॉपिक आपको चाहिए, यानी और किस तरीके क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते, तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी चीज की लेके आएंगे। चलिए आज के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।